आज हम एक ऐसा टॉपिक कर रहे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकबोन माना जाता है। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक रात में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है। यह कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 150 साल के ब्रिटिश रूल के एक्सपेरिमेंट्स, फेलियर्स और रिफॉर्म का रिजल्ट है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को गवर्न करने के लिए एक्ट्स बनाए, उन्होंने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का स्ट्रक्चर बनाया, लेजिस्लेचर को डेवलप किया, जुडिशरी को इंस्टीट्यूशनल फॉर्म दिया और फाइनली फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इस लेक्चर के बाद आप हर आर्टिकल का सोर्स समझ पाओगे, आप मेंस में एनालिटिकल आंसर्स लिख पाओगे और आपको अलग से बुक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इंडिया के पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। 1773 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जैसे एरियाज में सॉवरन पावर्स यूज कर रही थी। कंपनी के ऑफिशियल्स ब्राइब ले रहे थे। बंगाल फेमिन के बाद कंपनी फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो चुकी थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा इंडिया एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में छोड़ना डेंजरस है, इसलिए ये एक्ट बनाया गया। इस एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर को प्रमोट करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। इसका मतलब बंगाल अब प्रेसिडेंसी नहीं, सेंट्रल अथॉरिटी बन गया। गवर्नर जनरल के साथ 4 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई। गवर्नर जनरल अकेला डिसीजन नहीं ले सकता था, मेजॉरिटी डिसीजन बाइंडिंग होता था। यहाँ से कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट आया। इस एक्ट के थ्रू इंडिया का पहला सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। जजेस ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करती थी, इंग्लिश लॉ अप्लाई होता था। जुडिशरी की इंस्टीट्यूशनल बिगिनिंग यहीं से होती है। कंपनी को अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिट करनी पड़ती थी। पार्लियामेंट का कंट्रोल फॉर्मली स्टार्ट हुआ। इसकी इंपॉर्टेंस ये हुई कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, जुडिशरी का पहला फॉर्मल स्ट्रक्चर आया और कंपनी रूल पे कंट्रोल का पहला अटेम्प्ट हुआ। पर इसके ना कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे, जैसे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो गए, ज्यूरिसडिक्शन क्लियरली डिफाइन नहीं थी और इंडियन कस्टम्स को इग्नोर किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट एक और एक्ट लेकर आ गए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट में इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखता था कमर्शियल और ट्रेडिंग मैटर्स को, वहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को देखता था। रियल पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास चली गई। इंडियन अफेयर्स इनडायरेक्टली क्राउन के कंट्रोल में आए और कंपनी का इंडिपेंडेंट कैरेक्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब हम उस एक्ट पर आते हैं जहां से मॉडर्न इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्लियरली दिखना स्टार्ट होता है। चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डेजिग्नेशन चेंज हो गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये बने हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बॉम्बे और मद्रास की लॉ मेकिंग पावर विड्रॉ कर ली गई, सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी लॉ बना सकती थी। फर्स्ट लॉ कमीशन अपॉइंट हुआ। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी सब जैसे लॉज का ड्राफ्ट यहीं बना। कंपनी के सारे ट्रेडिंग राइट्स खत्म हो गए और कंपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर बन गई। चार्टर एक्ट 1853 ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को और प्रोफेशनल बना दिया। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस सेपरेट बने। ओपन कंपटीशन एग्जाम हुए सिविल सर्विस के और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो गए। 1857 के रिवोल्ट ने कंपनी रूल की रियल पिक्चर दिखा दी। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया। इंडिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट हुआ। अब हम बात करते हैं इंडियंस को लेजिस्लेटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व कराने की। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में एक्सपेंड हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। 1892 में इंट्रोड्यूस किए गए इनडायरेक्ट इलेक्शंस और 1909 में सेपरेट इलेक्टरेट्स इंट्रोड्यूस किए गए मुस्लिम्स के लिए। वर्ल्ड वार 1 के बाद इंडिया ने ब्रिटिश का सपोर्ट किया और ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए और इंट्रोड्यूस हुआ डायरेक्टी। अब डायरेक्टी क्या होता है? प्रोविंस के सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रिजर्व्ड सब्जेक्ट और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व्ड सब्जेक्ट में आई पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड रेवेन्यू।
इन पर गवर्नर का कंट्रोल था और ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैंडल करते थे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट इसमें एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन्हें इंडियन मिनिस्टर्स हैंडल करते थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने रिस्पॉन्सिबल होते थे। पर डायरार्की को फेल्ड एक्सपेरिमेंट माना जाता है क्योंकि रियल पावर रिजर्व्ड सब्जेक्ट में थी, इंडियन मिनिस्टर्स पावरलेस थे और गवर्नर वीटो यूज करता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये सबसे बड़ा ब्रिटिश एक्ट था। इसमें 321 सेक्शंस और 10 स्केड्यूल्स थे। ये एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट माना जाता है। इस एक्ट में फेडरल स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को रिप्लेस कर दिया गया डायरार्की से, पर डायरार्की पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई और सेंटर में इंट्रोड्यूस हो गई। फेडरल कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया, बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया और प्रोविजंस बनाए गए पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए। आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये वो एक्ट है जहां ब्रिटिश रूल ऑफिशियली खत्म होता है, इंडिया एक सॉवरन नेशन बनता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सुप्रीम अथॉरिटी मिलती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया से लीगली रिमूव कर दिया। इस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन ये था कि इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बन गए। डोमिनियन का मतलब है इंटरनली सॉवरन, लेकिन गवर्नर जनरल क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था। इस प्रोविजन के साथ ब्रिटिश इंडिया ऑफिशियली डिवाइड हो गया। Constituent assemblies became sovereign bodies. British Parliament relinquished all authority over India, and this act provided the legal basis for framing the Indian Constitution. अगर हम पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी को देखें तो क्लियर होता है कि 1773 से लेकर 1935 तक ब्रिटिश एक्ट ने इंडिया को गवर्न किया, लेकिन 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने उन सब एक्ट्स पर फुल स्टॉप लगा दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट का गिफ्ट नहीं है, बल्कि इंडियन पीपल की सोवरन विल का रिजल्ट है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने फॉरेन अथॉरिटी को रिमूव किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्पेस क्रिएट की और इंडिया को एक ट्रू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का मौका दिया।